मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, भारत की राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। तो अगर आप लोग 2024 के पीसीएस के लिए प्रयासरत हैं या इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होने हैं आरओ का या फिर बीईओ का, और आप चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन करना, फिलहाल हम पॉलिटी कर रहे हैं कवर अप। इसके साथ में कल या परसों से ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। सो 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे, पॉलिटी और उसके साथ में ज्योग्राफी। ठीक है। सो इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल शुरुआत से कवर अप करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी फीस इसके लिए नहीं है। ठीक है। ये हमारे प्रॉपर नोट्स हैं जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, और इन्हीं नोट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कल वाला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से पूछे थे और मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, बट शायद अभी आप लोगों ने देखा नहीं है। तो आज इस वाले वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला क्वेश्चन मतलब पहला स्टेटमेंट था कि इस दौरान लॉर्ड नॉर्थ ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता हेतु स्थापित 4 सदस्यीय परिषद में फिलिप फ्रांसिस एक सदस्य थे। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि जो कोई भी एक्ट हो गया तो उस एक्ट के दौरान क्या कुछ और चीज़ें हुई थी, ये अगर आपको पता होगा तो समझिए कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगी। सो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं बता पाएंगे अनटिल अनलेस आपने ना पढ़ा हो। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि ये जो 4 सदस्य रखे गए थे जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के रूप में थे ताकि वो गवर्नर जनरल को हेल्प कर पाएँ, तो उन 4 सदस्यों में से जो एक सदस्य थे उनका नाम क्या था? फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस के अलावा जो और सदस्य थे वो कौन थे आपके? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, इसके अलावा जॉर्ज मानसन और रिचर्ड बारवेल। तो रिचर्ड बारवेल आपको याद रखना है, आपको जॉर्ज मानसन याद रखना है, आपको लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग याद रखना है, और फिलिप फ्रांसिस तो एक सदस्य थे ही। सो यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो है इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सो ये बात भी सही है। अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट वाला हमारा वीडियो देखा है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस ही ये था कि कंपनी के जो अनियमितताएँ थीं, जो इरेगुलरिटीज थी और जो भ्रष्टाचार उस समय चल रहा था उस सब पर लगाम लगानी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके द्वारा ही वो काम करा गया होगा। सो इस तरीके से देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया? अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पहला जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बोला गया है, तो ये तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि इस टाइम पर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया था। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका अब यहाँ पर काम क्या था कि कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट करना और जो यहाँ पर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं उन पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि इसमें सारी कहानी किससे रिलेटेड रहेगी? कंपनी से। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब इसके नाम से ही आप समझ में आ रहा है कि भाई अगर कंपनी पर एकदम से आप प्रेशर डालोगे, कर्मचारी पर जो थे कंपनी के और जो बंगाल का उस समय गवर्नर था उस सब पर आप एकदम से प्रेशर डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक तो सब खुलेआम सारी चीज़ें होती रहीं, फिर जब एकदम से दबाव पड़ेगा तो वो कहेंगे कि भाई ऐसे तो काम नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो एक्ट आया था इसमें काफ़ी सारी छूट दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उस समय, तो उस क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और जो कंपनी के कर्मचारी थे इन सबको बाहर किया गया, और जो कलकत्ता के निवासी थे उनको उसके अंतर्गत लेके आया गया था। यानी कि यहाँ पर कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, उस सबको यहाँ पर छूट दी गई थी, और जो कलकत्ता के निवासी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया था। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अभी हम जान ही चुके हैं कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसके तहत कलकत्ता में
फोर्ट विलियम में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक न्यायालय को स्थापित किया गया जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। इसमें जो इसके चीफ जस्टिस थे वो कौन से थे? आपके एलिजा इम्पे। इनका नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा गया एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एलिजा इम्पे ये जो थे ये पहले इसमें न्यायाधीश थे। इनकी सपोर्ट में वो इनका साथ देने के लिए 3 असिस्टेंट जजेस की भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई थी। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं और आपको इसमें बताना है, आगे कूट भी दिया हुआ है, कूट की हेल्प से बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले बात करें नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसकी स्थापना किससे हुई? आपके पिट्स का जो भारतीय अधिनियम था 1784 का, इसके थ्रू। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? नियामक अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो कोड बनेगा अभी तक हमारा क्या बनेगा? 2-1। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बात हो रही है कि इंग्लिश मिशनरीज़ को भारत में कार्य करने की अनुमति ये किसके तहत दी गई? तो ये था आपका चार्टर अधिनियम 1813। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 और उसके बाद 4, तो ऑब्वियसली बात ये रहेगा ही। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया? 2134, ये हमारा कोड रहेगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कौन से एक्ट के थ्रू करी गई? वो था आपका 1833 का, यानी कि 2134। ये हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस से या फिर किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होता तो आपको बहुत अच्छे से पता होता कि 1813 का जो एक्ट था इसके थ्रू 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था ताकि इंडिया में बच्चों को या फिर लोगों को एजुकेट किया जा सके। तो नींव कहाँ से पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट से, ये सही बात है। इसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, ये भी इसी क्रम में एक अगला कदम था। माध्यमिक यानी कि एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट विवाद जो था इसकी वजह से भी यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तो हम आगे आने वाले जो एक्ट हैं उन एक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अब केवल अधिकार था कि वो चाय का व्यापार कर सकती है और उसके अलावा कोई और नहीं करेगा, और चीन के साथ वो व्यापार कर सकती है, कोई और कंपनी उसके इस काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब कोई और इस बिजनेस में नहीं उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन से, मतलब ये जो कथन है इन पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अभी हमने इसको देखा है, सही बात है ये। फिर अगला स्टेटमेंट है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही बात है। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। जैसे ही आप ये देख रहे हो ना यहाँ पर ब्रिटिश संसद, तो अभी तो ब्रिटिश संसद आई नहीं थी, ये तो 1857 की जब क्रांति हुई है उसके बाद 1858 में जो एक्ट पास हुआ है उसमें ब्रिटिश संसद ने सब कुछ इनसे ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और राजस्व के सारे मामले किसके पास पहुँच गए? ब्रिटिश सरकार के पास। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर हमारे सही हैं, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें इस बात को बोला गया था कि कोई भी इंडियन, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम कर सकता है, उसको रोजगार दिया जा सकता है, प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1833 का एक्ट। सो ये तो वो सारे क्वेश्चन हो गए जो कल वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने जो नए एक्ट हैं उन एक्ट की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था। सो अभी हम इसकी बात ही कर रहे थे। देखिए 1858 का जो एक्ट आया किन परिस्थितियों में आया, 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद अंग्रेजों को एक बात क्लियर हो गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब जो है डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर करना ही होगा, शासन को अपने हाथ में लेना ही होगा। ठीक है, सो इसी की वजह से इस एक्ट को लेके आए। अब जब इतना सब कुछ झगड़ा फसाद हो चुका है ऑलरेडी, तो ये तो कोशिश करी जाएगी कि भाई यहाँ पर हम कुछ ऐसा प्रेजेंट करें कि हाँ हम बहुत अच्छा यहाँ पर काम करने वाले हैं। सो उसी क्रम में यहाँ पर क्या करा गया, जो प्रशासनिक मशीनरी थी उसके अंदर सुधार किया गया। ठीक है, जिससे कि इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सके, मतलब इंग्लैंड से बैठे बैठे वो अपना सारा यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके लिए इस एक्ट को लेके आया गया। लेकिन भारत में जो शासन प्रणाली चल रही थी उसके अंदर कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया। अब अगर आपको उद्देश्य बात समझ में आ गई कि उद्देश्य क्या था, पर्पस ये था कि अब हमें एक गुड गवर्नमेंट यहाँ पर दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चेंज करेंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा यहाँ पर काम देखेगी, शासन वो संभालेगी, तो अब यहाँ पर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दैट मीन्स कि भारत का शासन सीधे किसके हाथ में पहुँच गया, महारानी विक्टोरिया के पास में। अब महारानी विक्टोरिया तो हिंदुस्तान आके काम करती नहीं, तो यहाँ पर उन्हें अपने कोई नुमाइंदे यहाँ पर बिठाने थे अपने अंडर में, ताकि वो यहाँ पर काम करें। इसके लिए दो चीज़ करी गई। पहली बात यह कि अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल नाम का पद होता था उसको चेंज कर दिया गया और एक नया यहाँ पर नाम आया, वो था आपका वायसराय। इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई। वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो पहले भारत के वायसराय बने, ये कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। अभी जब आपने पुराने एक्ट पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, तो 1773 में स्टार्टिंग करी गई थी इसी बात की कि जो आपका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, द्वैध शासन प्रणाली है, इसको शुरू किया गया था और बढ़ते बढ़ते 1833 का जो एक्ट आया था उसमें वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। बट अब ये जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट था इसको समाप्त कर दिया गया और सीधे सीधे यहाँ पर जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको एंड कर दिया गया। एक यहाँ पर नया पद सृजित करा गया जो कि था आपका भारत का राज्य सचिव। अब ये जो भारत का राज्य सचिव होता था ये सीधे सीधे जो ब्रिटिश संसद की कैबिनेट थी तो उसका ही ये मेंबर होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी होता था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। और इसको इतनी पावर दी गई कि पूरा भारतीय प्रशासन जो था वो इसके नियंत्रण में था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो भारत सचिव था ये भी अकेले तो काम कर नहीं सकता था, तो इसको भी एक पूरी टीम चाहिए थी जिसको परिषद बोला गया। ठीक है, तो ये 15 मेंबर्स की पूरी परिषद थी जिसमें जिसका जो अध्यक्ष होता था वो अध्यक्ष कौन होता था, यही होता था, यानी कि भारत सचिव जो था वो इसका अध्यक्ष होता था। अब ये 15 सदस्यों की परिषद इसका गठन किया गया जो कि एक सलाहकार परिषद थी। इसका काम क्या था, सिर्फ सलाह देना, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। भारत सचिव की परिषद एक नियमित निकाय थी जिसे इंग्लैंड और भारत दोनों में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो ये सारी बात थी हमारी 1858 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था। अब देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सारी बातें अंग्रेजों को क्लियर हो गई थी कि भाई अब जो है अगर आपको यहाँ पर रूल करना है इंडिया में तो पहली बात तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अब जो है सरकार एक कंपनी नहीं चला रही है। सरकार कौन चला रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर हिंदुस्तान में सरकार चला रही है, ताकि लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरी बात, इनको आगे जाके और ये बात समझ में आई कि भाई अगर आपको इंडियंस पर रूल करना है तो इंडियंस को आपको लेना पड़ेगा सरकार में, इनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। बिना इनके सहयोग के इनके ऊपर ही रूल करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब ये पिक्चर क्लियर हुई तो उसके बाद एक के बाद एक ऐसे 3 एक्ट आए जिन एक्ट के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि इंडियंस जो हैं
वो सरकार में और पार्टिसिपेट करें। इसमें 1861, 1892 और 1909 के ये 3 नए अधिनियम जो थे इनको पारित किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1861 का जो एक्ट था, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि कानून बनाने में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर इंडियंस को रखा गया ताकि वो भी यहाँ पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो पाएँ। इसमें वायसराय जो था इसको कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद यानी कि जो एक्सटेंडेड काउंसिल थी उसमें गैर सरकारी, इस पॉइंट को याद रखना है, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वो कुछ सदस्यों को यहाँ पर नामांकित कर सकता था, नॉमिनेटेड कर सकता था। सो 1862 में इसी चीज़ का वो करते हुए, लाभ लेते हुए लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, नॉमिनेटेड किया। एक कौन थे आपके, बनारस के राजा थे, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। इन तीनों को जो है भारत की जो विधान परिषद थी उसमें नॉमिनेटेड किया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था, उसके लिए 3 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट करा लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद शासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। जो अभी तक हम बात कर रहे थे आपका 1773 का एक्ट, उसके बाद जो एक्ट आते चलेगा और 1833 में धीरे धीरे पूरा जो था वो द्वैध शासन प्रणाली बहुत स्ट्रांग हो गई। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी गई। ठीक है, अब इसमें विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हो गया कि सत्ता जो है एक हाथ में ना रहे। जैसे इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी इनको विधायी शक्तियां देकर फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करा। पहले क्या था कि बंगाल के अंडर डाल दिया गया था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसीज को कुछ मामलों में कि बिना बंगाल की डिसीजन के आप कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पर अब धीरे धीरे चेंज किया गया और इन लोगों को यहाँ पर जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसीज थी इनको इनकी शक्तियाँ वापस कर दी गई। इस विधि विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का यहाँ पर गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। आप जैसे जैसे यहाँ पर देखते जाओगे हर एक एक्ट में वायसराय की शक्तियाँ, उसके बाद जो जैसे मतलब यहाँ पर माहौल जैसे जैसे बदलता चला गया, लोग जागरूक हो रहे थे, लोग चाहते थे कि भाई हम अपने लिए कुछ कानून बनाएं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। सेंट्रल काउंसिल जब हम आगे देखेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ सब में जो है सीट्स बढ़ाई जाने लगी और इंडियंस का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक प्रणाली शुरू करी थी, एक सिस्टम शुरू करा गया था जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विभागों को देख सकता था, उनका प्रभारी बनाया जा सकता था। तो इस सिस्टम को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़े तो वायसराय को यहाँ पर और ज़्यादा शक्ति दी गई कि आपातकाल या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन में बिना काउंसिल की संस्तुति के वो अध्यादेश जारी कर सकता था और इसके लिए उसको ऑथराइज किया गया, अधिकृत किया गया। और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी अधिकतम। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो एक्ट है ये आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहली चीज़ इसमें जो अभी हम देखते चले आ रहे हैं 1861 का एक्ट, उसके बाद 1892 का, इसके बाद 1909 का। तो ये 3 जो एक्ट थे इनमें करा क्या गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया गया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों से संबंधित प्रावधान। पहली चीज़, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि की गई, उसको बढ़ाया गया। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसमें अतिरिक्त या फिर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो था अभी भी सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान भी किया। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। मतलब ये जो एक्ट था इसमें जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रांतों में जो गवर्नर को दिया गया, तो किस तरीके से करता था, किस किस की सिफारिश वो मान सकता था। तो उसमें आपके जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स थे उनकी सिफारिशों पर वो नियुक्ति कर सकता था गैर
सरकारी सदस्यों की, ठीक है, प्रांतीय विधान परिषदों में। इसके अलावा इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बजट पर बहस करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये आपसे पूछा जाता है कौन से एक्ट में ये चीज़ की गई। तो इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। सो 1892 वाला आपको याद रखना है। उसके बाद अगले एक्ट की बात करें जो कि है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस टाइम पर लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और मार्ले की बात करें, फिर लॉर्ड मार्ले की बात करें तो ये भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इसकी विशेषताएं क्या थी, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि भाई धीरे धीरे इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का जो काम था उसको जारी रखा गया 1909 तक। तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में और उनके कार्यों में वृद्धि की गई। पहला काम तो ये किया गया, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में संख्या पहले कितनी थी, 16 थी गैर सरकारी सदस्यों की, उसको बढ़ाकर कितना करा गया, 60। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, वो अलग अलग थी। तो इसमें क्या करा गया कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, वहाँ पर गैर सरकारी जो सदस्य थे वो बहुमत में नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे वो बहुमत में आ सकते थे। इसमें दोनों स्तर पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अगर हम बात करें पूरक प्रश्न पूछने की तो वो पूछे जा सकते थे, बजट पर संकल्प रखना, ये सारे काम जो थे वो अब यहाँ पर किए जा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका कि गवर्नर की कार्यपालिका में शामिल प्रथम सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ऐसा नहीं होता था, बट अब जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और इन्हें जो था विधि सदस्य बनाया गया। तो ये एग्जामिनेशन में आपसे एक्ट के थ्रू भी पूछ सकता है कि कौन से एक्ट में इनको जो है विधि सदस्य बनाया गया। ये आपसे सिंपली भी पूछ सकता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सांप्रदायिक एवं अन्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब जब हम कह रहे हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, तो इसमें इस एक्ट के थ्रू क्या करा गया कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको जो है सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो ये था आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। तो ये सारी बात थी आपकी 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था। इसके बाद अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, 1892 है, 1909 है या फिर ये 1919 है। कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब ये 1892 में हुआ, 1909 में, 1919 में या फिर 1935 में। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? 1892, 1909, 1919 या फिर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। सो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा सही नहीं है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हमारे ये एक्ट फिनिश हो जाएंगे। सो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ये पूरी पॉलिटी को कवर अप करने के लिए, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप चैनल के साथ अभी जुड़ जाएँ। थैंक यू सो मच।